हेलो एवरीवन। आज डेट है 11 ऑफ मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे इंडिया के बिहार स्टेट में लोकेटेड है और साथ ही साथ में ये बिहार स्टेट का ओनली टाइगर रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो हिमालयन तराई फॉरेस्ट का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसका भी फॉर्मेशन करता है। लास्ट ईयर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में फायर से रिलेटेड कुछ इश्यू देखने को मिले जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की लोकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, अगर आप डेली बेसिस पर वोल्केनो आईएएस अकेडमी का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस व्यू करते हो तो हम स्टार्टिंग में ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके साथ में डिस्कस करते हैं। मतलब लास्ट 1 ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूज़ में बने रहे, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन न्यूज़ में रही, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस लोकेशन से रिलेटेड उन सबको यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि या तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, 2-3 टाइगर रिजर्व दे देंगे, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को लेकर के ही 2-3 स्टेटमेंट देखेंगे और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम कवर करते हैं। तो आप डेली बेसिस पर अगर आप फॉलो करते हो तो ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। मतलब लोकेशन बेस्ड जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। और इसी से रिलेटेड अगर हम न्यूज़ डिस्कस करें तो कल जो है मतलब लास्ट डे जो है वो यूपीएससी ने नेक्स्ट ईयर के लिए अपना जो कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया है। और नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 26 मई को रहने वाला है। तो आपको क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन, अगर आप 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो और करना स्टार्ट नहीं किया है या करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप सभी को ये बात तो पता होगी कि यूपीएससी जो है वो 1-2 दिन की स्टडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 मंथ स्टडी की और आप जाकर के एग्जाम क्रैक कर दिए। मतलब एक लॉन्ग प्रोसीजर है और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर कंटिन्यूअसली आपको जो है वो एक डेली बेसिस पर आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी, रेगुलर अपना जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के लास्ट टाइम में आपका जो सिलेबस है वो स्टैटिक करंट अफेयर कवर होगा। तो इसी के लिए लास्ट ईयर भी हमने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। काफ़ी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसका पॉजिटिव बेनिफिट मिला है। अभी 2023 में वो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आप भी 2024 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। 1 जून से इस प्रोग्राम के जो बैच हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ मिनिमम चार्जेज आपके इस प्रोग्राम के लिए लिए जाएंगे। प्रद्युमन सर जो है वो आपको ओवरऑल इसको लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो वीडियो आपके साथ में जल्दी शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ में प्रद्युमन सर जो हैं वो आपको इस प्रोसीजर में, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अब इस मेंटरशिप प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स रहते हैं वो हम आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो भी आपका सिलेबस है उनको डेली बेसिस टारगेट के, डेली बेसिस टारगेट मतलब डेली बेसिस पर आपको मॉर्निंग में सिलेबस वो जो टारगेट है वो दे दिया जाएगा कि आपको ये टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है। फिर टाइम टू टाइम जो है उस टारगेट से रिलेटेड, जैसे आप वीकली बेसिस पर या 15 डेज में जो है वो आपका टेस्ट, प्रीलिम्स बेसिस पर जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसमें जो टारगेट दिया जाएगा वो आपका स्टैटिक पार्ट, जैसे कि आप पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, साथ ही साथ में आपका करंट अफेयर पार्ट कि आप इस मंथ का जो है वो पॉलिटी कवर कर लो, इस मंथ का जो है वो आर्ट एंड कल्चर कवर कर लो। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ में आपको मेंस का डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है और उस आंसर को रिव्यू किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, किस तरीके से अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा मोर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसमें जब रिव्यू किया जाएगा तो इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगी, मेंस में जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी होगी, और साथ ही साथ में
एवरी संडे जो है वो आपका जो ऐसे पेपर होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेंस में, और आप सभी को पता है सिलेक्शन में मेंस के नंबर जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आपको मेंस के ऊपर फोकस करना है। तो ऐसे की भी आपको एनफ प्रैक्टिस जो है यहाँ पर करवाई जाएगी। एवरी संडे आपको एक ऐसे दिया जाएगा, आपको उसको राइट डाउन करना है, उसको रिव्यू करवाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप ऐसे को और ज़्यादा मोर ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के फीचर्स रहने वाले हैं। 1 जून से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप अपनी क्वेरीज के लिए हमें मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपके इश्यूज है उन सबको लेकर के जो भी सॉल्यूशन अगर लगता है कि इनका ये आंसर जो है, जो भी आपके इशू है उन सब के आंसर जो है वो देने की कोशिश की जाएगी। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और कर्नाटका में असेंबली के इलेक्शन हुए। 72.68% जो पीपल हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस बार जो वहाँ पर पोलिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन रहा वो 2018 के अगर हम फिगर्स को काउंट करें तो उससे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिए, मतलब लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन मतलब डेमोक्रेसी में लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, लोगों में अपने राइट टू वोट को लेकर के ज़्यादा अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। ओके, और यहाँ पर जो सीट्स हैं वो 224 मेंबर हाउस सीट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे, जैसे पूछा भी जा सकता है, जैसे 2-3 स्टेट की आपको हाउस सीट दे दी जाए, या फिर स्पेसिफिक आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पर कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, कितनी वहाँ पर राज्यसभा की सीट्स हैं, कितनी वहाँ पर लोकसभा की सीट्स हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो स्टेट PCS होते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप SSC की बात करो तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। और इंटरव्यू में देखो अगर आप उस स्टेट से आते हो तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो US की विजिट पर रहेंगे और इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभी इसी आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ पेज पर, जहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन जो है हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टेट पेज पर, और यहाँ पर देखो लंपी स्किन डिजीज जो लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, और लंपी स्किन डिजीज जो है इसके दोबारा से उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ पर इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो लंपी स्किन डिजीज के दोबारा से केसेस जो हैं उत्तराखंड में शो हो रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ लंपी स्किन डिजीज, और इस साल जो है वो उसको लेकर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी लंपी स्किन डिजीज। देखो लंपी स्किन डिजीज जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट टाइम इस लंपी स्किन डिजीज के जो केसेस है वो 1929 में जाम्बिया में देखने को मिले थे। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो भी ब्लड फीडिंग एंथ्रोपोड होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, बाइटिंग फ्लाइज या फिर टिक्स, मतलब वो किसी भी जानवर का खून पी करके, इंसान का खून पी करके जो जीवित रहते हैं वो इस डिजीज को फैलाते हैं। इसमें जो लंपी स्किन जो वायरस होता है वो एक डाइजेनेटिक वायरस है। अब डाइजेनेटिक वायरस क्या होता है? डाई मतलब दो, डाइजेनेटिक मतलब दो जो है वो किसमें, होस्ट में रहता है। तो सबसे पहले इसका डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। तो सेकेंडरी होस्ट जो है उसको हम वेक्टर या फिर कैरियर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर कैरियर जो है वो रोल प्ले करता है ये मॉस्किटो, जो भी बाइटिंग फ्लाइज होती हैं या फिर जो टिक्स होते हैं, इनमें ये वायरस पाया जाता है। और ये जब फ्लाइज मॉस्किटो जब कैटल्स को या फिर इसके अलावा जो वाटर बफेलोज होती हैं उनको जब काटती हैं तो उनके काटने के थ्रू जो है ये इनके ब्लड में चला जाता है वायरस और इनको इफेक्ट करता है। इसमें जो भी कैटल्स होते हैं उनकी बॉडी पर जो है वो एक तरीके से मोटी मोटी गांठें नोट जो हैं उनकी बॉडी पर उभर करके आते हैं। और इसमें मोटिलिटी रेट तो अगर हम डिस्कस करें तो 10% से कम देखने को मिलती है, लेकिन जो भी कैटल्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड जो पर्सन्स हैं उनकी इनकम बेस से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो इस तरीके के डिजीज़ जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो है वो गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि जो हमारा एक तरीके से अगर हम बात करें तो एनिमल वेलफेयर जो है
वो अच्छे से बना रह सके, और जो हमारे फार्मर्स है, जो डिपेंडेंट्स हैं एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पर, उनकी इनकम जो है वो भी इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो, दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट, यूटी आप सभी को पता है दिल्ली, और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनके बीच में काफी लंबे टाइम से टसल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको लेकर के जुडिशरी में क्वेश्चन किया गया। अब जुडिशरी जो है वो आज इस इशू को अपना वर्डिक्ट सुनाएगी कि सेंटर और दिल्ली के बीच में जो टसल है कि कौन वहां पर मोर पावरफुल है, इसको लेकर के अब रिजल्ट दिया जाएगा। अब जुडिशरी इसमें क्या इंटरवीन करती है, क्या अपना इंपोर्टेंट पॉइंट रखती है, ये ज्यादा हमारे लिए इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो, हमारे इंडिया में जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में। उसके बाद में गवर्नमेंट ने बहुत बार प्रयास किए, लेकिन हम बाहर से चीता इंडिया में नहीं ला सकी। 2009 से हमारी गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर कोशिश कर रही है, और फिर लास्ट ईयर जो है वो हम लेकर के आए। पहले लेकर के आए हम नामीबिया से चीता, और फिर लेकर के आए हम साउथ अफ्रीका से चीता। ओके, इस साल के स्टार्टिंग में हम लेकर के आए साउथ अफ्रीका से। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इस डेकेड में जो है हम क्या करेंगे, 35 चीता जो है वो हमारे इंडिया में ले आएंगे। अब क्या देखने को मिला कि कूनो नेशनल पार्क में उन चीता को लाया गया और छोड़ दिया गया। अब क्या हो रहा है कि वहां पर 3 चीता की डेथ हो गई। तो इसके बारे में ये आर्टिकल है कि देखो, कुछ अगर हम कोई भी स्पीसीज लेकर के आ रहे हैं, उसकी डेथ हो रही है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये मत मानो कि वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया। लेकिन इश्यू क्या हो रहे हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर राइटर ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जहां से हम लेकर के आए हैं चीता, वहां की अगर हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के ऊपर हम फोकस करें, तो वहां पर एक ही बात बोली जाती है कि उनको जो एरिया है वो वास्ट एरिया प्रोवाइड किया जाए, मतलब नेचुरल हैबिटाट जो है वो शानदार हो उन किसी भी स्पीसीज का, और साथ ही साथ में जो एक एनक्रोचमेंट जो देखने को मिलता है वो ना देखने को मिले, और साथ ही साथ में जो वहाँ के लोकल पर्सन रहते हैं उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि इंसेंटिव दी जाए इस चीज को लेकर के वो स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में बोला जाता है कि 20 चीता ला करके यहाँ पर रख तो दिया आपने, लेकिन ये जो एरिया है वो इतना एक तरीके से वास्ट नहीं है कि ये 20 चीता के लिए अडेप्टेबल है। तो कोशिश क्या की जानी चाहिए कि इनको आप अदर एरिया जो भी इससे रिलेटेड आसपास का एडजेंक्ट एरिया है वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं उन चीता को, और यहाँ पर जो भी नेचुरल हैबिटाट है वो अच्छे से अवेलेबल हो। साथ ही साथ में फोकस हम करें कि इसके ऊपर फोकस हम करें कि जो प्रे की अवेलेबिलिटी है वो भी अच्छी हो पाए। और देखो, हमने देखा है कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी स्पीसीज डिक्रीज हुई है, तो जब हमने उसके ब्रीडिंग सेशन के ऊपर फोकस किया है, तो ब्रीडिंग के थ्रू जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है। तो हमें भी चीता का जो हम पॉपुलेशन यहाँ पर लेकर आए हैं, जो संख्या हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, अगर हम उनके लिए फोकस करते हैं कि हम क्या करेंगे, जो है अगर हम फोकस करते हैं कि हम क्या करेंगे, उनके ब्रीडिंग प्रोसीजर जो है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, तो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर नाटो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। तो देखो, नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में डिस्कस करो, हम मैप के थ्रू इसको व्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन की जो संख्या है, जो उसके मेंबर्स हैं, उनकी संख्या जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। रशिया के अगर हम बॉर्डर एरियाज पर बात करें तो डबल होती जा रही है, मतलब बॉर्डर एरिया जो है वो लगभग रशिया को चारों तरफ से कवर करने की कोशिश की जा रही है नाटो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अभी जो है वो फिनलैंड ने ज्वाइन किया है 31st मेंबर के रूप में, और जल्दी स्वीडन जो है वो भी इसका मेंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने यूरोप का जो मैप है उसको अगर हम व्यू करें तो उसके बारे में बोला है कि ये है बाल्टिक सी। जल्दी यहाँ पर अगर ये है, यहाँ पर ये देखिए फिनलैंड है, ये है स्वीडन, अगर ये ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जल्दी जो बाल्टिक लेक है इसको हम नाटो लेक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये अदर कंट्री जो हैं वो भी रशिया के इसके नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यूक्रेन जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने वाला था। इसी को लेकर के इशू जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है, इससे क्या हो रहा है कि ये जो कंट्री जो है ना वो और ज़्यादा नाटो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसकी तरफ अपने आप को इंक्रीज कर रही हैं। जैसे कि ये जो कंट्रीज हैं,
जिनके बारे में हम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन्होंने जब नाटो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, कोल्ड वॉर के टाइम में, तब इन कंट्रीज ने अपने आप को फोकस किया था कि हम न्यूट्रल रहेंगे और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। और यही रिजल्ट है कि प्रेजेंट टाइम में आप कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, ये कंट्री जो है वो हमेशा टॉप मोस्ट अपनी रैंक लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, ये कंट्री जो है उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो किसके ऊपर, नाटो ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंक्लूजन के ऊपर फोकस किया है। एक तो ये इशू हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के इस वजह से। दूसरा ये देखने को मिलेगा कि अभी रशिया, ये सारी कंट्री जो है, नॉर्वे, स्वीडन, ये कंट्री जो है वो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर है। आर्कटिक काउंसिल को लेकर के एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है हमने चैनल पर, आप जाकर के व्यू कीजिए। अभी 3-4 डेज अर्लियर जो है वो सर ने अपलोड किया है, प्रद्युमन सर ने। तो उसमें बारे में आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये कंट्रीज मेंबर है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर रशिया जो है, अगर इनका इन्फ्लुएंस, इन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस अगर यूएस की तरफ देखने को मिला, और ये यहाँ पर रशिया जो है ये आर्कटिक काउंसिल के मेंबर है, तो इसकी वजह से जो आर्कटिक काउंसिल है वो भी इफेक्ट होगा। अब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, रशिया जो है वो एक तरीके से प्रेजेंट टाइम में अकेला यहाँ पर खड़ा है। हालांकि इंडिया जो है वो अपना न्यूट्रल पोजीशन फॉलो कर रहा है, मतलब यूएस के साथ में भी रिलेशन बेहतरीन, रशिया के साथ में भी। ऐसा नहीं है कि रशिया के खिलाफ में हम कहीं पर वोटिंग कर रहे हैं। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया के रिलेशन इंडिया के साथ में काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। लेकिन रशिया के साथ में प्रेजेंट टाइम में चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटेंशन है ना, उसको चाइना क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और रशिया जो है वो रशिया के साथ में है चाइना प्रेजेंट टाइम में। तो ये इंडिया के बॉर्डर रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें कि चाइना का रशिया के साथ में जाना जो है वो हमारे लिए एक तरीके से डेंजरस स्टेज जो है वो हो सकता है। तो प्रेजेंट टाइम का ये जो इशू है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। आर्टिकल का मेन फोकस ये है कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, इसकी वजह से नाटो ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन को रोकने के लिए, आपने किसके लिए, कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटेंशन जो है वो ना देखने को मिले, लेकिन इसकी वजह से आपने क्या कर दिया है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन को और एक ग्रेट लेवल पर एक्सटेंड कर दिया है। और कंट्री जो है उसके मेंबर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो आर्टिकल 5 है नाटो ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रीटी है, जिसको वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, इसका आर्टिकल 5 जो है वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि अगर नाटो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मेंबर के ऊपर कोई अटैक करता है तो एक तरीके से कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है उसको दी जाएगी। तो इसी को श्योरिटी देने के लिए कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ क्या हो रहे हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज पेज पर, और यहाँ पर इंडिया और यूएस, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो यूएस में विजिट देखने को मिलेगी, तो इसी को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि देखो इंडिया और यूएस जो है वो अलग अलग पॉइंट को लेकर के डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप फोकस कीजिए किस बात को लेकर के, कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर लेकर के दोनों कंट्रीज डिस्कशन करेंगे। G20 ग्रुप के अभी जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास में है, तो इसको लेकर के क्या क्या पॉइंट जो है वो डिस्कस किए जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए देखो गंगा रिवर जो है उसकी क्लीनिंग का प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। अभी क्या देखने को मिला कि जो स्लज आता है उसको, जो भी हमारे ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं उनमें स्लज को निकाल करके दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। या तो एक फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ कर लो, ओके, या फिर आप उनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिसका जो है वो डायरेक्टली, मतलब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका यूज़ ना करो क्योंकि आप फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर रहे हो, लेकिन बहुत सारा ऐसा स्लज है जिसमें हैवी मेटल जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं और वो एक तरीके से ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं है। तो इसके लिए एक स्टडी हुई है इस स्लज के ऊपर, जिसमें माना गया है कि फर्टिलाइजर जो ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ से जो भी स्लज निकलता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए और एक कैटेगरी को आप एज ए फर्टिलाइजर जो है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो आर्टिकल है नेक्स्ट वो है आईसीएमआर को लेकर के। तो आईसीएमआर ने क्या किया है, फ्री ट्रायल कंडक्ट करवाया है ब्लड बैंक को लेकर के, मतलब ड्रोन का यूज़ किया है और उसके थ्रू जो है वो ब्लड बैंक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया है। तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। इससे पहले
ये जो इनिशिएटिव है इसको हम बोलते हैं आई ड्रोन और इसका कोविड-19 के टाइम में जो वैक्सीन्स है वो डिस्टेंट एरिया में पहुंचाने के लिए इसका यूज किया गया था, रिमोट एरियाज में पहुंचाने के लिए। तो हमने पहले भी देखा है कि देखो ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है और ये जो ड्रोन के थ्रू ब्लड सैंपल भेजे गए उसमें ब्लड जो प्रोडक्ट गया उसमें कोई इशू क्रिएट नहीं हुए, प्रोडक्ट एक सेफ तरीके से जो है डिपार्चर देखने को मिला। इससे पहले चारधाम यात्रा जो होती है उसमें भी ड्रोन फैसिलिटी के ऊपर फोकस किया गया है कि ड्रोन का यूज़ करके जो भी रेयर डिजीज़ होती हैं उनको लेकर जो भी डिजीज़ है, जो भी हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं उनके लिए ड्रग्स की सप्लाई जो है वो ड्रोन का यूज़ करके किया जाएगा। तो ड्रोन का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है और एक काफ़ी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है, काफ़ी पॉजिटिव सोसाइटी में जो भी इशू है उनको टैकल करने के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट जो है उसके देखने को मिल रहे हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।